नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक जानकारी मिल सके और एक नए कानून की आपको जानकारी मिल सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा कि सर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर मेरी पत्नी ने सेक्शन 490 का केस कर दिया है, जिसमें कि मेरा परिवार जो है वो काफ़ी उसकी वजह से काफ़ी परेशान है। और घटना कुछ ही दिनों की है, तो बता रहे थे कि वो जितना मैंने उनसे पूछा था कि ये घटना हुई किस तरीके की चीज़ है, क्यों इतना मतलब विवाद बढ़ गया जो कि थाने कोर्ट तक आना पड़ा। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया, मैं हालांकि पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया कि सर कि घर में जो थी वो लड़ाई झगड़ा होता था, मारपीट होती थी। मेरी माँ को पत्नी ने कई बार मेरी उसको मारा। जब मैं ऑफिस चलाता था तो वो कई बार होता था, कई बार मेरी मम्मी घायल भी हो गई। मैंने उसका कोई भी ना ही कभी शिकायत करी। मैं सोचा कि आज न तो कल चीज़ें ख़राब नहीं सही हो जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें थी। अब ज़्यादा जब चीज़ें बढ़ गई तो वो ही अपने आप घर को छोड़ के चली गई, क्योंकि वो सोच रही थी कि मतलब कि अलग रहें। लेकिन मैंने उससे मना कर दिया कि मैं अलग नहीं रह पाऊँगा, मैं रहूँगा तो अपने परिवार के साथ। मम्मी पापा सब हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो उनके साथ में मैं रहूँगा। लेकिन उसने जिद ज़्यादा करी तो फिर मैंने उसको मना कर दिया और फिर उस वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ और वो गुस्सा होकर नाराज़ होकर अपने घर चली गई। और जाने के बाद फिर उसने कुछ ही मतलब 1 महीना हो गया लगभग गए हुए, और उसके बाद उसने मेरे पे अब ये केस कर दिया 498 का, जिससे कि मेरा पूरा परिवार परेशान है और हम खुद परेशान हैं। हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से उससे बन जाए, लेकिन फिर भी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। अब बताइए सर, मैं किस तरह की चीज़ें मैं इन सब चीज़ों से मैं बचा सकता हूँ, क्योंकि मेरी परिवार पर है जो कि कोई भी उनका कसूर नहीं है। उनका मम्मी का ना पापा का, मेरे भाई का भी, सिस्टर का भी नाम दिया है। जो सिस्टर की मेरी शादी कई साल पहले हो चुकी है, वो अपने घर पर है, लेकिन फिर भी उसका नाम दे दिया है। तो अब वहाँ पर अब मैं फंस गया हूँ। बताइए सर किस तरीके से हम इन चीज़ों से निकलें। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके परिवार पर या आपके ऊपर आपकी साथ में होगा पति के फैमिली वालों पर केस कर दिया जाता है सेक्शन 498 का, तो जिसमें कि उसके माँ बाप, लड़के के माँ बाप, सिस्टर उसकी, भाई, जीजा, रिश्तेदार, कोई भी उसमें से उसका नाम, सबका नाम दे दिया जाता है। जो भी परिवार से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, नाम दे दिया कि इन सब लोगों ने मुझसे दहेज मांगा, प्रताड़ित किया मुझे, ऐसी चीज़ें, ऐसे जो झूठे एलिगेशन है वो लगा दिए जाते हैं। लगाने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद स्टार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर जो ये चीज़ है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो परिवार वाले हैं, यानी कि चलिए हस्बैंड वाइफ भी झगड़ा है, ये बात समझ में आती है, कोर्ट को भी समझ में आती है, जनता को भी और समाज को भी समझ में आती है। लेकिन जो परिवार वाले हैं, पेरेंट्स हैं, उसके माँ बाप हैं, माँ बाप की कोई गलती, हालांकि क्या होता है क्या नहीं चाहिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी कोर्ट जो है उन चीज़ों को समझता है कि उनके पति पत्नी के साथ में माँ बाप जब ज़बरदस्ती पिसते ही हैं उस साथ में। लेकिन सिस्टर है वो तो बहुत दूर की है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। और घर में भाई है, उसका भी थोड़ा बहुत रोल हो सकता है, लेकिन चीज़ों को पता नहीं कि क्यों इन सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्वेशन होता है। तो बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ साथ अपने आप के साथ साथ पेरेंट्स के जो है वो, जो कि इनका नाम झूठा ले गया, उनको किस तरीके से उस केस से बाहर निकलवाया जाए। ये मैं आपको रास्ता बताऊँगा, प्रोसेस बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने परिवार को उस केस से बाहर निकाल सकते हैं। तो अब इन चीज़ों को जो बाहर निकालने का जो तरीका है वो सबसे पहला ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद एफआईआर में जितने भी नाम दिए हैं, 2, 4, 10 जितने भी नाम दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआर एक पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का, यानी कि एफआईआर के आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन होता है। अब इन्वेस्टिगेशन जो होता है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ सही पाई जाती हैं वही चीज़ रहती हैं। अगर अदरवाइज नहीं, अगर सही नहीं पाई जाती हैं तो फिर उन चीज़ों को निकाल दिया जाता है। यानी कि जो एलिगेशन लगाए हैं, जो देखे हैं उसको, जो तहरीर दी है, तहरीर की चीज़ों पर देखिए, ध्यान से देखिए। और अब इन चीज़ों के आधार पर जो उसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उन चीज़ों को ध्यान से देखिए। अगर वो झूठे हैं तो उनके खिलाफ आप सबूत दें, सबूत दीजिए। अब वो आप सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट है इसमें, जो रोल स्टार्ट होता है वो होता है आईओ का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। अब उसके साथ में आप अपनी ट्यूनिंग बनाएं और उसके साथ में अपनी चीज़ें सारी दें, और सब सारे जो भी एविडेंस हैं, चाहे वो किसी प्रकार की वीडियो कॉल हो, या फिर मैसेज हो, व्हाट्सएप हो, या फोटो हो, या कैसी भी चीज़ें, कोई चीज़ें हो, या फिर गवाही के रूप में भी हो, कोई गवाह हो तो वो भी हों। अगर ऐसे इन सब चीज़ों को लेकर ये जो आपका कलेक्शन बनेगा, फ़ोटोज़ का या किसी रिकॉर्डिंग का या वीडियो का, किसी का भी चीज़ें, मान लीजिए कि आपकी इसमें जैसे मैंने बताया मम्मी के साथ मार पिटाई करती थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई आपने कोई फ़ोटो लिया हो
जिसमें वो मारते हुए पिटती हुई दिखाई दे रही हो, या कोई ऐसा आप अब माँ के साथ मार पिटाई हुई है तो वो उनको ट्रीटमेंट के लिए कुछ कराया हुआ तो ट्रीटमेंट का कुछ एविडेंस हो गया, साथ में उसके साथ में कुछ ऐसा कुछ करा था जिससे कि उनकी कोई अगर झगड़ा हुआ तो कहीं आपने कुछ शिकायत भी करी हो कि मेरी माँ को मारा है इसने, तो उसकी भी कोई चीज़ आपने तहरीर वगैरह दी है तो वहाँ के भी वो एविडेंस हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे एविडेंस जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब उसके साथ साथ में जब ये इतना आप उसको आईओ को देंगे तो आईओ जो है वो उन चीज़ों पर ध्यान देगा, गौर देगा, और देने के बाद उन सब चीज़ों से जिनका रोल कुछ है ही नहीं। अब सबसे देखिए इसमें जो उन्होंने बताया सिस्टर का, जो कि कई साल पहले शादी हो चुकी है उसकी, तो उसका 100% नाम निकाल दिया जाएगा उस चार्जशीट है, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है, जिसकी शादी बहुत पहले हो चुकी है। अब आप उसको सबूत देंगे, आधार कार्ड वगैरह, जिस ससुराल का आधार कार्ड है, उसका पति का आधार कार्ड, साथ में उसकी अपनी सिस्टर का आधार कार्ड जो कि ससुराल का है, वो सब देंगे कि साहब इतने पहले शादी हो चुकी है इसकी, और वो जो आपके मतलब जीजा जी हैं उनके भी आप उनके साथ में भी गवाही दिलाओगे कि हाँ ये चीज़ें बहुत साल पहले शादी हो चुकी है, ये चीज़ें झूठ हैं। तो फिर यहाँ पर जो एक नया जो एविडेंस के चेन ऑफ एविडेंस बनेगी ना, यहाँ पर जो है वो सभी लोगों को फिर निकाल दिया जाएगा, सिस्टर हो उसमें, या फिर भाई हो, भाई को भी आप बताएंगे कि इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आप ऐसा एविडेंस देंगे, चाहे पड़ोसियों की कोई गवाही हो, आपके घर में आसपास के जो जिन लोगों ने पीछे सब चीज़ें होती हुई देखी हो, मार पिटाई होते हुए देखी हो, या फिर सुना हो, तो फिर उसके लिए भी आप गवाही दे पाएंगे उनसे, तो वो भी बताएंगे कि हाँ ऐसा नहीं है, ये झूठ लिखना है। तब ऐसे इन सब चीज़ों को ये चेन एविडेंस की बनेगी, इसके आधार पर जो आईओ है, अब आईओ को पावर होती है कि वो आईओ इस केस को चाहे तो बंद भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है, अगर ज़्यादा वो हुआ तो एफआईआर भी लगा सकता है इसमें। लेकिन कुछ अगर एविडेंस इनके खिलाफ कोई नहीं मिलता है, जो कि पत्नी ने आपके एलिगेशन लगाए हैं, चाहे वो दहेज का हो, मारपीट का हो, या फिर घर से बाहर निकालने का हो, या कोई और भी चीज़ उसने लगाई हो, अगर उसका जो उसने कहा है लड़की ने, उसका एविडेंस आईओ को नहीं मिलता है उसके लगाए हुए एलिगेशन के आधार पर, तो ये जो लोग हैं जो कि आपके परिवार के हैं, उन सभी को निकाल दिया जाएगा उस चार्जशीट से, यानी कि उस केस से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जब केस से बाहर निकाल दिया जाएगा तो उसके बाद ये जो है ये चार्जशीट जो है वो चार्जशीट दाखिल होगी कोर्ट में, और फिर कोई व्यक्ति उसमें रह जाएगा, हो सकता है हस्बैंड रह जाए, हस्बैंड का सिर्फ अकेले, हो भी सकता है ये भी क्योंकि सारा केस जब क्लोज ही हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो फिर कोई भी नहीं रहे इसमें, सब बंद हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ज़रूरी है वो है एविडेंस की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो मैंने ये मुझे ये लगता है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि आप डेफिनेटली 100% अगर आप इन चीज़ों को आप उसके आईओ के साथ कोऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो उसमें कुछ ना कुछ जो जितने भी नाम हैं उनको बाहर भी निकाल देगा जो आपके परिवार के हैं, और आपको बहुत राहत मिलेगी उससे, पहली चीज़। अब यहाँ पर ये भी प्रश्न आता है कि सर चार्जशीट एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें अरेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, अरेस्टिंग करना है, तो अरेस्टिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, डर लग रहा है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं लोअर कोर्ट से, और अगर वो भी नहीं है, अगर आपको वो नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट से आप क्वेश्चन के लिए चला जाए 482 में, जहाँ पर कि आपको एफआईआर जो वो क्वेश्चन हो सकती है, नहीं है तो फिर अरेस्टिंग स्टे आपकी हो जाएगी कि जब तक इसमें चार्जशीट नहीं लगती तब तक अरेस्टिंग किसी की भी ना हो। और जब ये क्वेश्चन आपके पास ये ऑर्डर आ जाएगा, स्टे का ऑर्डर आ जाएगा आपके पास हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आप आईओ को भी आईओ से मिल सकते हैं निश्चिंत होकर, बेझिझक होकर, ना जहाँ पर आपको कोई भी किसी प्रकार की ना ही तो डरने की आवश्यकता है और ना ही कोई डर है अरेस्टिंग का आपको। तो फिर आप अपने सारे एविडेंस जो है वो सारे उसको आईओ को दे भी सकते हैं, आराम से उससे बात भी कर सकते हैं। आपको फिर अरेस्टिंग का जो डर था ना वो बिल्कुल निकल जाएगा, दिमाग से खत्म ही हो जाएगा। यानी कि जब तक आपकी चार्जशीट नहीं लगेगी, जब तक चार्जशीट में कोई चार्ज नहीं बनता, तब तक यानी कि फिर कोर्ट के पास ये अधिकार है कि आपको वारंट निकाले, आपको अरेस्ट करवाए, बस। बाकी थाने से जो अधिकार होता है वो खत्म हो जाता है, वहाँ पर आपको अरेस्टिंग करने की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी आपको, और आप निश्चिंत होकर इस केस के खिलाफ लड़ें। अपने पक्ष में जो भी एविडेंस या सबूत देना चाहते हैं आप दें, ताकि खुद को बचा सकें और अपने परिवार को बचा सकें। बाकी इतना मैंने आपको बताया, अगर इससे कुछ चीज़ें मेरे छूट गई हों तो आप इस पर दिए हुए नंबर पर हमारे संपर्क भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए एडवाइस दे सकें। और बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए जरूरी जानकारी बहुत ज़रूरी मिल सके, और सुन रहे हैं आप, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर शेयर कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में, तो शेयर जरूर भी करें। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।